हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थिंकिंग, मीनिंग, नेचर एंड टूल्स ऑफ थिंकिंग, टाइप्स ऑफ थिंकिंग, कितने प्रकार के थिंकिंग होते हैं, थिंकिंग का मतलब क्या होता है। इसके बारे में हर एक पॉइंट आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस टॉपिक से अभी तक बिहार स्टेट हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 या किसी अदर स्टेट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए आपके पेपर में, सारे क्वेश्चन मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैक्सिमम चांस आपके एग्जाम में है कि जो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे आपके पेपर में। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और लास्ट में बताना भी कितने स्कोर आपने सही किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हो, आपको पता होगा इसका नोटिफिकेशन, एग्जाम का डेट, हर एक चीज आपका आउट हो चुका है। जो आपके पास काफी कम टाइम है अगर सच में सीरियस हो उनके लिए। अगर आप सीरियस नहीं हो तो आपके लिए 10 दिन बाद एग्जाम हो चाहे 10 महीने बाद, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट है, अगर चाहते हो कि इस बार नौकरी लेना, इस बार पेपर क्वालिफाई करना, तो जो आपका सिलेबस है साइकोलॉजी का, उसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे टॉपिक्स काफी डिटेल में कवर किया है मैंने। और उससे 3000 से ज्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। अगर आप इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो, हर एक टॉपिक को अच्छे से आप कवर कर पाओगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से बना पाओगे। और साथ में अलग से एनसीईआरटी का क्लास 11 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन से मिल जाएगा। टॉपिक का स्टोरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपको पता चलता है क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप जान पाओगे। साथ में आपको बीपीएससी हो या स्टेट, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करो, कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज आपको दिया जा रहा है। साथ में आपको मिलेगा ये सब कुछ कंटेंट जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 500 में मिलेगा, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो तो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट होगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, किस टॉपिक पे फोकस करना, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा, जिससे आपको हेल्प हो पाए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लिए जो कंटेंट बनाते हो काफ़ी मेहनत, काफ़ी एफर्ट लगता है, और आपका एक लाइक उस एफर्ट को इक्वल करेगा। ऐसा लगेगा कि वीडियो जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आपका, मेरा बिल्कुल 100% जो दे रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो आज का सबसे बेटर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जो आपका सोचना, जो आपका चिंतन होता है, उसका सर्वोत्तम परिभाषा क्या होगा, आपको ये बताना है। तो थोड़ा सा ऑप्शन बड़ा है, तो सारे ऑप्शन को एक बार मैं सबको दिखाता हूँ। आप, मैं पढ़ भी देता हूँ। पहला ऑप्शन क्या है? तथ्य और जो भी आपका इंफॉर्मेशन होता है उसको संचित करने की प्रक्रिया थिंकिंग कहलाती है। या एक मानसिक गतिविधि जिसमें आपका इंटरनल और एक्सटर्नल जो इंफॉर्मेशन होता है, दोनों को सूचना को हेरफेर शामिल होता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी है, पिछले जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं उनको सटीक रूप से याद करने की क्षमता, मेमोरी आपका थिंकिंग कहलाती है। या ऑप्शन नंबर डी, एक जैविक प्रक्रिया जो पूरी तरह से मस्तिष्क के जो फ्रंटल लोब होते हैं, मैंने ऑलरेडी फ्रंटल लोब पे भी आपको टॉपिक कराया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जाकर आप वीडियो सेक्शन में देख सकते हो, उसको कंट्रोल करने के काम करती है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़ लेना और मुझे बताइए क्वेश्चन 1 का क्या होगा। क्वेश्चन क्या था कि आपका सोचना, जो आपका चिंतन होता है, उसका सर्वोत्तम परिभाषा क्या है इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये मेंटल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है कि चिंतन की प्राथमिक प्रकृति क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी नेचर ऑफ थिंकिंग। इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चिंतन की जो प्राइमरी थिंकिंग होती है, जो प्राइमरी नेचर होता है, वो एक तरह का गुप्त आंतरिक प्रक्रिया है, जिसे आप सीधा नहीं देख सकते, केवल व्यवहार से अनुमान लगाया जा सकता है। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए टूल ऑफ थिंकिंग। मतलब निम्नलिखित में कौन
किसे चिंतन के साधन इकाई के रूप में आप नहीं मानते हो? कौन सा ऐसा टूल है जो आप थिंकिंग के अंतर्गत नहीं मानोगे? आपको ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन आपका क्वेश्चन आसान नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आप सब कोई कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करना, आपको पता चलेगा कौन कितना आंसर सही बता पा रहा है। पहला ऑप्शन है इमेज, कॉन्सेप्ट, संवेदना या आपका प्रतीक। और ये वीडियो जो है आपको डेली शाम 7 बजे मिलता है, लेकिन हो सकता है आज का वीडियो आपको शाम 7 बजे ना मिले, क्योंकि टाइम का थोड़ा-सा अभाव था और मेरी कोशिश है डेली आपको वीडियो दिया जाए। तो टाइम कुछ भी हो, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि उसमें आपको वीडियो का लिंक मैं शेयर करता हूँ और आपको पता चल पाएगा वीडियो कब मिलेगा, ठीक है? वीडियो जब भी अपलोड करता हूँ मैं उसमें नोटिफिकेशन शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप चाहते हो डेली आपको वीडियो मिले तो उस ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो भी आंसर बी बता रहे हैं इसका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सेंसेशन। ठीक है, क्योंकि जो आपका सेंसेशन क्या होता है, एक आपका इंद्रिय का एक बुनियादी कच्चा इनपुट है, जो विचार को हेर फेर से कोई मतलब नहीं है। मान लो कि आपका थिंकिंग है, इसमें आपका जो सेंसेशन है उसका कोई काम नहीं है आपके थिंकिंग से, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं माना जाता सेंसेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि सजा गुणों के आधार पर वस्तुओं या घटनाओं को क्लासिफाई करना चिंतन के किस साधन का एक प्राइमरी कार्य है? पहला ऑप्शन है इमेज, साइन, कॉन्सेप्ट या लैंग्वेज। तो याद रखिएगा, जो कंसेप्ट होता है एक तरह का मेंटल ग्रुपिंग होता है, जो काफ़ी सिमिलर ऑब्जेक्ट हो, चाहे एवेंट हो, आइडिया हो, चाहे पीपल हो, वो अलाउ करता है उसको कैटेगराइज करने का इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ थिंकिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड ए स्पेसिफिक गोल या सॉल्यूशन? किस प्रकार का चिंतन एक विशिष्ट लक्ष्य या समाधान की ओर निर्देशित करता है? पहला ऑप्शन है सौलिन चिंतन, निर्देशित, अनिर्देशित या अपसारी चिंतन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग बताया था हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, जो आपके आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन में पूछा डायरेक्टेड टुवर्ड, तो डायरेक्ट थिंकिंग आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि गणित के समस्या को हल करना एक डायरेक्ट थिंकिंग होता है, जिसमें आपका चिंतन तार्किक होता है, गोल ओरिएंटेड होता है और रियल इमेज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है द्यू स्वप्न किसका एक प्रमुख उदाहरण है? बहुत सारे लोग द्यू स्वप्न देखते हैं, दिन में अपना सपना भी देख लेते हैं, उससे हम किसका एक उदाहरण है आपको ये बताना है, क्रिटिकल थिंकिंग का या कन्वर्जेंट या ऑटिस्टिक या प्रोसेसुअल थिंकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कोई व्यक्ति किसी समस्या को हल करने के लिए एक से अधिक रचनात्मक विचार उत्पन्न कर रहा है, वो किसका उपयोग कर रहा है? तो मैंने कई बार आपको बताया है, जब एक क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर हो उसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, और एक क्वेश्चन का एक ही आंसर हो उसे कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मल्टीपल रचनात्मक विचार उत्पन्न कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 एक बहुविकल्पीय प्रश्न में एक सर्वश्रेष्ठ उत्तर चुनने में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? जैसे कि आप जैसे आप क्या जो मैं अभी क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, एक तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में भी ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम पूछा गया है कि एक बहुविकल्पीय प्रश्न है, मान लो कि एक बहुविकल्पीय प्रश्न है, मानना क्या है, एक ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय है, जिसमें से आपको एक सबसे बेस्ट आंसर चुनना है, तो उसमें क्या शामिल होता है आपको ये बताना है।
उसमें आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग लगता है या कन्वर्जेंट थिंकिंग लग रहा है या क्रिएटिव लग रहा है या इलॉजिकल थिंकिंग लग रहा है। मतलब इस क्वेश्चन को आंसर आपको बताने में किस तरह का थिंकिंग आप सोच रहे हो, किस थिंकिंग का यूज कर रहे हो, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन को बताने में। अगर इसको बता पा रहे हो तो आप समझ सकते हो कि आप हर क्वेश्चन का आंसर बताने में किस तरह का थिंकिंग आप यूज करते हो। काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हर इंसान इसको यूज करता है। तो मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि आप क्वेश्चन को रीड करते हो सिर्फ, देखो जो इंसान पढ़कर आंसर टाइप करता है वो बहुत सारा थिंकिंग करेगा, उसको कहेंगे कन्वर्जेंट। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ऑप्शन को देखेंगे और एक ऑप्शन को टिक कर देंगे कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है तो ज़्यादा थिंकिंग कर नहीं पाएंगे, ज़्यादा ऑप्शन उनके पास है नहीं सिवाय डाइवर्जेंट थिंकिंग के। सिर्फ एक आंसर को तुक्का लगाएंगे और आंसर राइट हो या रॉन्ग हो उनसे मतलब नहीं है। उस पैसिव थिंकिंग को कहेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऐसा बहुत बार होता है जिसके बारे में हमने कुछ भी नहीं सुना, कुछ दिमाग काम नहीं करता, बस जो ऑप्शन दिखता है उसे हम टिक आउट करते हैं, उसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। लेकिन जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को रीड करते हो और आपको लगता है कि इसमें बहुत सारे थिंकिंग करते हो, बहुत चीज़ सोचते हो कि कौन ने किसने सिद्धांत दिया था, क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जो सबसे बेस्ट आंसर चुनते हो उसे कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो क्वेश्चन को आंसर फाइंड करने में हम कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करते हैं, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ बेटर समझाने का, पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा, लेकिन मैं अपने तरफ से बहुत बेटर ट्राई कर रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का, जिससे आप कभी भूल ना पाओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार कौन सा चरण अमूर्त ऑर्गेनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता की विशेषता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर पढ़ते हो तो क्वेश्चन लिखा है लॉजिकली अबाउट अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जीन पियाजे का फोर्थ स्टेज है। ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट स्टेज क्या होता है? फॉर्मल स्टेज होगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। किस एज में होता है? तो किशोर अवस्था में होता है। याद रखना, किशोर अवस्था में जब जाते हो तो आप अमूर्त लॉजिकल थिंकिंग कर पाते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में आधा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन में आंसर आपको छिपे होते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे आप आसानी से आंसर बता पाओगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अपनी स्वयं की सोच प्रक्रियाओं के बारे में सोचना किस रूप से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है मेटाकॉग्निशन, कॉग्निशन, प्रिसेप्शन या कंडीशन रिस्पॉन्स। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो हर अच्छा है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है क्वेश्चन कौन सा। देखो मैं तो बस इतना ही कहूँगा ना, जो भी क्वेश्चन मैंने शामिल किया ना, हर क्वेश्चन को अच्छे से रट्टा मारना। चाहे वीडियो 2 बार देखना हो, 3 बार देखना हो, लेकिन हर क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करना, क्योंकि हर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है कि चिंतन में कौन सा अवरोध किसी समस्या को नई परिप्रेक्ष्य से देखने में असमर्थता से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मेंटल सेट। जो भी मानसिक अभ्यास समस्याओं को किसी भी तरीके से देखने या उससे निपटने की एक प्रवृत्ति होती है जो अक्सर नए समाधानों में बाधा डालती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि व्हेन ए पर्सन ओनली सिक्स इंफॉर्मेशन दैट कंफर्म देयर एग्जिस्टिंग बिलीव्स इट इज कॉल्ड। जब कोई व्यक्ति केवल उस सूचना को खोजता है जो उसकी मौजूदा मान्यताओं को पुष्टि करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो ऐसा बहुत बार होता है ना, जो हम कुछ सडनली हमारे माइंड में कुछ याद आता है और हम ट्राई करते हैं शायद ये जो चीज़ हमें याद आया वो पहले से मेरे माइंड में याद था, लेकिन आप उसे याद नहीं कर पाते हो। आपकी जुबान पे वो चीज़ होता है लेकिन आप उसे एक्यूरेटली याद नहीं कर पाते हो कि क्या उसका नाम था, क्या मुझे याद करना था। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को कहते हैं
कन्फर्मेशन बायस मतलब वो आपकी पूर्व ग्रह में पास्ट के चीज़ें हैं, लेकिन आपको सडनली उसे याद कर रहे हो और वो उसे आप याद कर नहीं पा रहे हो, उसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अनुमान या मानसिक शॉर्टकट के आधार पर समस्या समाधान को क्या कहा जाता है? एल्गोरिदम, अनुमानित, सूझ या तर्क? तो मैंने कई बार आपको बताया भी है इसका आंसर, आप आसानी से बता सकते हो। अगर आपने पहले का वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से बता पाओगे। देखो, ऑप्शन क्वेश्चन में लिखा है अनुमान, और अनुमान से रिलेटेड है अनुमानित, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अनुमानित एक मानसिक शॉर्टकट होता है जो आपके एल्गोरिदम की तुलना में तेज होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय होता है, जैसे कि शिक्षित अनुमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी समस्या को समझाने के अचानक क्षण को क्या कहा जाता है? ट्रायल एंड एरर, अनुमानित, सूझ या कार्यात्मक स्थिरता? देखो, ऐसा बहुत बार होता है ना, जो आप ज़्यादा ट्राई नहीं करते हो किसी भी चीज़ के लिए, ट्राई ज़्यादा मेहनत नहीं करते, और सडनली कोई क्वेश्चन को एक चुटकी में आप सॉल्व कर लिया, आपने देखते ही उस क्वेश्चन को आपने बना लिया, तो उसे कहते हैं इंसाइट। जो चीज़ सडनली हो जाए, मतलब जो चीज़ आपने देखा और सडनली आपके पक्ष में हो गया, आपने तुरंत उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया, उसे कहते हैं इंसाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक परिकल्पना को एक परिकल्पना का परीक्षण करने वाला वैज्ञानिक किस प्रकार की सोच सबसे महत्वपूर्ण है? विच टाइप ऑफ थिंकिंग? देखो, क्वेश्चन हिंदी में पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन ज़्यादा आपको समझ ना आए तो एक बार इंग्लिश को पढ़ लेना जरूर। विच टाइप ऑफ थिंकिंग इज मोस्ट क्रूशियल फॉर ए साइंटिस्ट टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस? पहला ऑप्शन है इच्छाधारी चिंतन, ऑप्शन बी है आलोचनात्मक चिंतन, सौलीन चिंतन, औपचारिक चिंतन। क्वेश्चन देखोगे तो आपको हाइपोथेसिस मतलब होता है एक हाई थिंकिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा। साइंटिस्ट क्या होता है? साइंटिस्ट तो हर कोई नहीं बन सकता ना, जिसका थिंकिंग काफ़ी हाई हो, जो काफ़ी ज़्यादा आईक्यू उसका 125 प्लस हो। ठीक है, तो वैसे थिंकिंग वाले को हम किस तरह का चिंतन बोलते हैं, आपको ये बताना है। तो उसे कहेंगे क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गिलफर्ड के मॉडल के अनुसार नए विचार उत्पन्न करने में कौन सा चिंतन संबंधित है? कन्वर्जन, डाइवर्जन, एवोल्यूशन या मेमोरी? आपने गिलफर्ड का मॉडल पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप वीडियो के सेक्शन में चेकआउट कर सकते हो। गिलफर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब मैंने प्रैक्टिस में कराया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन नंबर बी। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हर एक अपडेट हो, चाहे बीपीएससी हो, स्टेट हो, क्लास का नोटिफिकेशन हो, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु का उपयोग उसके सामान्य कार्य से परे नए तरीकों से करने में असमर्थता को क्या कहा जाता है? मेंटल सेट, कंफर्मेशन बायस, फंक्शनल फिक्सनेस या बिलीफ प्रिजर्वेशंस? तो जो भी आंसर ए बी कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। चिंतन का कौन सा साधन सबसे अमूर्त है और जटिल संचार की अनुमति देता है? पहला ऑप्शन है प्रतिमा, अवधारणा, प्रतीक या भाषा? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो ऐसा टूल है जो काफ़ी ज़्यादा अब्स्ट्रैक्ट भी होता है और अलाउ भी करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन में मिक्स करने का, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सभी पक्षी उड़ सकते हैं, पेंगुइन एक पक्षी है इसलिए पेंगुइन उड़ सकता है, चिंतन में ये त्रुटि किसके कारण है? देखो, आपने पेंगुइन एक पंछी है, आपने देखा होगा जो उड़ नहीं सकती है, लेकिन एक बच्चे के माइंड में ये सेट हो चुका है कि जो भी पक्षी होती है वो उड़ जाती है, मतलब उड़ती हैं। तो इस जो ये चिंतन है गलत है, तो ये किसके कारण हुआ है आपको ये बताना है।
इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी मस्त है, अगर आप थोड़ा बहुत भी हल्का सा लॉजिक लगाओगे आसानी से आंसर बता पाओगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, देखो पहले तो आप ऑप्शन को कट कर दो। पहला सेकंड ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, एक मजबूत मानसिक अभ्यास है। कैसा अभ्यास है, जब पता है कि गलत है तो एक स्ट्रॉन्ग मेंटल सेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, लैक ऑफ इंसाइट, सोच की कमी बिल्कुल नहीं है, अगर सोच की कमी होती तो इतना अच्छा तर्क रख ही नहीं सकता। दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, ए फॉल्टी एल्गोरिदम या ए फ्लॉड, जो आपका दोषपूर्ण आधार वाक्य है। तो ए फॉल्टी एल्गोरिदम बिल्कुल नहीं हो सकता, एल्गोरिदम सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, क्योंकि एक त्रुटि जो होती है एक दोषपूर्ण बड़े आधार वाक्य, ये है कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, जो कि एक फैक्चुअली करेक्ट है लेकिन इनवैलिड कंक्लूजन है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रकार का चिंतन लक्ष्य उन्मुख और वास्तविकता आधारित होता है? पहला ऑप्शन यथार्थवादी चिंतन, सौलीन चिंतन, दुःस्वप्न या कल्पना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सूचना और तर्कों को अनुशासित तरीकों से मूल्यांकन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक बच्चा मुख्य रूप से दुनिया को समझने के लिए इंद्रियों और मोटर कौशल का उपयोग करता है? पहला ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, सेंसरी मोटर और फॉर्मल ऑपरेशन। जिन प्याजे का सिद्धांत है और उसमें बात की जा रही है आपके सेंसेस एंड मोटर स्किल के बारे में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी आसान है, देखो सेंस अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना आसानी से बता पाओगे। सेंसेस का यूज कौन करता है? सेंसेस का यूज बच्चे करते हैं। किस टाइम करते हैं? तो जो 0 से 2 वर्ष के होते हैं वो अपने सेंसेस से यूज करते हैं, अपने अनुभव और वास्तु के हेरफेर से माध्यम सीखना शुरू करते हैं। तो काफी आसान है, सेंसेस का यूज होता है सेंसरी मोटर में, जो टाइम ऑफ पीरियड होता है 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, एक सेंसरी अनुभव का मानसिक प्रतिनिधित्व क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है कंसेप्ट, इमेज, सिंबल या साइन। क्वेश्चन काफी मस्त है, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण के अनुसार चिंतन का उच्चतम स्तर कौन सा है? विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन या अनुप्रयोग। सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, अगर आपने टैक्सोनॉमी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप चेकआउट करना अगर आप डिमांड करते हो। तो टैक्सोनॉमी पे एक अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस पे भी हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टैक्सोनॉमी का जो सबसे हाईएस्ट लेवल का थिंकिंग जो होता है ना, वो होता है आपका मूल्यांकन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये जो टैक्सोनॉमी है इसके जन्मदाता कौन है, मतलब ये किसने इसका क्लासिफाई किया हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो याद रखिएगा ब्लूम। ठीक है, ब्लूम की जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो एवोल्यूशन है वो सबसे ऊपर है, जिसमें आपका मापदंड हो चाहे मानकों के आधार पर इसमें डिसीजन लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किसी घटना का संभावना का न्याय करना इस आधार पर कि उदाहरण कितनी भी आसानी से दिमाग में आते हैं, इसका उदाहरण क्या है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और बताओ क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या होगा।
तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान के किसी विशेष दृष्टिकोण को जारी रखने की प्रवृत्ति क्योंकि यह अतीत में काम करती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कार्यात्मक स्थिरता, मानसिक अभ्यास, सोच या विश्वास दृढ़ता। तो इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे क्वेश्चन 26 का आंसर क्या होगा। जो भी राइट आंसर बताएंगे उन कमेंट को लाइक, और मैं राइट आंसर बता भी दूंगा क्वेश्चन 26 का क्या होगा, और साथ में आप 25 आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर सही किया ये भी मुझे बताइएगा। हर कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर सही किया। डेली आपको शाम 7 बजे वीडियो मिलता है, लेकिन आज थोड़ा टाइम को लेकर मैंने वीडियो लेट से डाल रहा हूँ, तो आप वीडियो चेकआउट करना। और डेली वीडियो आप देखने के लिए, आप अपडेट रहने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ में जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो सिर्फ आपको वन टाइम पेमेंट करना है 500, जो आपके भविष्य और आपकी नौकरी को क्लियर कर सकता है, जो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप पे जान सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वॉचिंग टिप्स।